नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शिखा सचान है, स्पेशलिस्ट यानी कि क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। जभी भी हॉस्पिटल से जुड़े किसी भी जगह के बारे में पूछा जाए कि ऐसी कौन-सी जगह है जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, तो मुझे लगता है लगभग सभी का जवाब एक ही होगा, वो है आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट। जभी भी मरीज़ के आईसीयू में एडमिशन की बात आती है, तो हमारे मन में बहुत सारी आशंकाएँ, शक, संदेह और डर एक साथ आ जाता है। जैसे कि मेरे पेशेंट को आईसीयू में भर्ती करने की क्या आवश्यकता है? मरीज़ आईसीयू से कब तक डिस्चार्ज हो पाएगा? मरीज़ कभी आईसीयू से ठीक होकर जा भी पाएगा या नहीं जा पाएगा? और वहाँ पर मरीज़ की देखभाल कैसे की जाएगी और इसके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? तो आज इस फ़ेसबुक लाइव सेशन के माध्यम से हम आईसीयू के महत्व को जानने की कोशिश करेंगे और किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट में आईसीयू का क्या रोल होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आईसीयू किसी भी हॉस्पिटल के वो स्पेशलाइज्ड वार्ड होते हैं, जहाँ पर उन मरीज़ों को रखा जाता है, जिन्हें कोई गंभीर बीमारी हो या फिर किसी बीमारी के गंभीर लक्षण हों। ऐसे मरीज़ों को निरंतर इलाज और सघन मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है, जो कि सिर्फ़ इंटेंसिव केयर यूनिट में ही पॉसिबल। इसको लंग का इन्फेक्शन यानी कि निमोनिया है और अगर ये बीमारी अभी इनिशियल स्टेजेस में है, तो ऐसे मरीज़ को एंटीबायोटिक्स और दवाओं के माध्यम से वार्ड में भी रखा जा सकता है। लेकिन यही लंग का इन्फेक्शन यदि ज़्यादा गंभीर हो जाए और यह संक्रमण फैलकर शरीर के अन्य हिस्सों पे असर करने लगे, जैसे कि ब्रेन, लिवर, किडनी, हार्ट और मरीज़ का ब्लड प्रेशर कम होने लगे और उसे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होने लगे, तो फिर ऐसे मरीज़ का इलाज वार्ड में संभव नहीं है और मरीज़ को आईसीयू में भर्ती करके उसका इलाज करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से फ़र्ज़ करिए कि यदि कोई इंसान को सड़क दुर्घटना की चपेट में आ जाता है और उसके शरीर की कोई हड्डी जैसे बाँह की हड्डी या पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, तो ऐसे मरीज़ को ऑपरेशन के बाद वार्ड में रखकर भी उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर इसी दुर्घटना में शरीर के कई हिस्सों में एक साथ चोट हो जाए, जैसे कि हेड इंजरी, चेस्ट इंजरी, पेट के अंदरूनी ऑर्गन्स में चोट या फिर मल्टीपल बोन फ्रैक्चर्स जिससे कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तो फिर ऐसे मरीज़ को आईसीयू में रखकर उसका इलाज करने की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से यदि किसी इंसान की कोई जटिल या लंबी सर्जरी होनी हो, जैसे कि बाईपास, कार्डियक बाईपास सर्जरी या ब्रेन ट्यूमर सर्जरी, तो भी अक्सर कई बार ऐसे मरीज़ को सर्जरी के पश्चात मॉनिटरिंग के लिए आईसीयू में रखने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ये भी ध्यान देने लायक बात है कि सारे आईसीयू एक जैसे नहीं होते, अलग-अलग प्रकार के स्पेशलाइज्ड आईसीयू भी होते हैं, जैसे कि मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट और जो नवजात शिशु होते हैं और जिन्हें पैदा होने के बाद साँस लेने में कुछ समस्या होती है या फिर उनका वज़न बहुत कम होता है, उनको भी निगरानी की बहुत आवश्यकता होती है और ऐसे नवजात शिशुओं को एनआईसीयू यानी कि न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती करके फिर उनका इलाज किया जाता है। इसी प्रकार जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं उन्हें कोरोनरी केयर यूनिट में रखा जाता है, बर्न यूनिट होते हैं, ट्रॉमा यूनिट होते हैं। इस प्रकार से कई यूनिट होते हैं। आईसीयू में 24 घंटे डॉक्टर्स और स्पेशलाइज्ड नर्सेस की टीम होती है, जो निरंतर आपके पेशेंट की मॉनिटरिंग और उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। आईसीयू में बेड्स की संख्या काफ़ी सीमित होती है, लेकिन प्रत्येक बेड और पेशेंट के लिए एक स्पेशलाइज्ड नर्सिंग स्टाफ होता है, जो कि इंटेंसिव केयर में एडिक्वेटली ट्रेन्ड होता है। अब जब भी हम आईसीयू में अपने मरीज़ से मिलने जाते हैं, तो जो चीज़ हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है या जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा चिंतित करती है, वो उस मरीज़ के बेड के आस-पास मौजूद मॉनिटर्स, मशीनें और अन्य तरीके के उपकरण होते हैं। तो अब हम उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं।
सबसे पहले मैं बात करूंगी वेंटिलेटर के बारे में। वेंटिलेटर एक प्रकार की मशीन या लाइफ सपोर्ट मशीन होती है जिसकी आवश्यकता तब पड़ती है यदि मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो या शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा एक निश्चित कम हो या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्याप्त से ज्यादा हो। कई बारी मरीज के जो अटेंडेंट होते हैं वो वेंटिलेटर की बात सुनते ही घबरा जाते हैं और ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चाहे जो भी इलाज कर लीजिए पर वेंटिलेटर पर मत डालिए मेरे मरीज को, क्योंकि ऐसा उन्होंने कहीं सुना होता है कि वेंटिलेटर पे डालने से मरीज की तबीयत और खराब हो जाती है और वेंटिलेटर पे डालने का मतलब ये है कि अब मरीज कभी भी वेंटिलेटर से बाहर नहीं आ सकेगा। तो ये धारणा सही नहीं है। अब इसको इस तरीके से समझिए कि शरीर के अलग अलग वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, किडनी, हार्ट, लिवर सभी को सही तरीके से काम करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और इन सभी अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम फेफड़ों यानी लंग्स का होता है। और किसी बीमारी की वजह से यदि फेफड़े कमजोर हो जाएं और सही से ऑक्सीजन ना पहुंचा पाए तो ये बाकी सारे अंग धीरे धीरे डैमेज करने लगते हैं और ये डैमेज परमानेंट भी हो सकता है। तो वेंटिलेटर क्या होते हैं? एक प्रकार से कृत्रिम रूप से सांस देने की मशीन होती है और वेंटिलेटर के माध्यम से शरीर के सभी अंगों को आप तब तक ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं जब तक कि फेफड़े खुद से ठीक ना हो जाएं और फिर से अपना काम सही तरीके से ना करने लगे। और जब फेफड़े पूरी तरीके से हील हो जाते हैं तो स्टेप वाइज मैनर में मरीज को वेंटिलेटर से निकाला जा सकता है। इसी प्रकार से मरीज के सिरहाने पर एक और मशीन होती है जिसको मल्टी पैरा मॉनिटर कहते हैं और सभी ने मशीन देखी होगी और इससे अक्सर कई प्रकार की बीप की ध्वनियां या आवाजें आती रहती हैं। मल्टी पैरा मॉनिटर वो मशीन होती है जिसके माध्यम से आप शरीर के कई पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग एक साथ कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ईसीजी और ऑक्सीजन की सैचुरेशन इत्यादि। और इस मशीन को मरीज से कैसे जोड़ा जाता है? इसको स्टिकी पैड्स और लीड्स के माध्यम से मरीज से जोड़ा जाता है। इन मशीनों में सोफिस्टिकेटेड अलार्म्स होते हैं जो कि पेशेंट की मॉनिटरिंग को सफल और सुरक्षित बनाते हैं। इसके अलावा एक और मशीन होती है जिसको कि डायलिसिस मशीन कहा जाता है और डायलिसिस के लिए भी बड़ी सारे कंफ्यूजन और भ्रांतियां अटेंडेंट्स के मन में होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि मरीज एक बार डायलिसिस में चला गया तो फिर उसको पूरी लाइफ भर डायलिसिस पे रहना पड़ेगा। ये बात भी हमेशा सही नहीं होती। आप ऐसे समझिए कि शरीर में किडनी एक तरीके के फिल्टर का काम करती है और ये पेशाब को भी बनाती है और शरीर के सभी जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकाल फेंकती है। यदि किसी बीमारी के क्रम में किडनी पे असर करने पड़ जाए तो फिर टॉक्सिन सही तरीके से निकल नहीं पाते शरीर से। तो डायलिसिस मशीन एक प्रकार से आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है और ये शरीर के टॉक्सिन्स को निकालने का काम करती है और एक्स्ट्रा तरल पदार्थ को निकालने का काम करती है जब तक कि किडनीज अपने आप फंक्शन ना करनी पड़े। तो हर बार डायलिसिस के बाद जीवन पर्यंत डायलिसिस की जरूरत पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा और भी मशीनें होती हैं जैसे कि इक्मो मशीन, बाईपैप मशीन और भी कई तरीके के लाइफ सपोर्ट सिस्टम होते हैं, लेकिन आज के इस सेशन में इन सब के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब एक और बहुत ज़रूरी जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं वो मरीज के शरीर से अटैच बहुत सारी नलियां या फिर कैथेटर्स और ड्रेन। ये कौन कौन से होते हैं? यदि कोई मरीज सही से खा पी नहीं पा रहा होता है तो अक्सर हमें एक फीडिंग ट्यूब डालनी पड़ती है जो कि नाक या मुंह के माध्यम से डाली जाती है। साथ ही यदि मरीज खुद से यूरिन पास करने में सक्षम नहीं होता है तो फिर एक फोलीस कैथेटर डालना पड़ता है मरीज के शरीर से यूरिन को निकालने के लिए। इसके अलावा यदि शरीर में कहीं भी अतिरिक्त कोई कैविटी में कोई तरल पदार्थ हो या ब्लड हो जिसको वहां नहीं होना चाहिए तो उसको निकालने के लिए भी हमें कई सारे ड्रेन्स डालने पड़ते हैं। और जब मरीज की बॉडी हील करने लगती है और उन्हें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती तो एक एक करके ये सारी चीजें निकाल दी जाती हैं। तो अब एक और सवाल उठता है कि जब हम मरीज से मिलने के लिए आईसीयू में जाते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए और हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
तो सबसे पहली बात कि मैंने बताया कि आईसीयू साधारण वार्ड जैसे नहीं होते हैं और हर समय आप मरीज के पास नहीं रह सकते हैं। आईसीयू में मरीज को विजिट करने का समय निश्चित होता है और केवल उन्हीं लोगों को मरीज से मिलने की अनुमति होती है जो कि खास रिलेटिव्स होते हैं और उनके पास विजिटेशन के राइट्स होते हैं। जब भी आप मरीज से मिलने के लिए जाएं तो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं और मरीज को छूने से पहले और छूने के बाद में अपने हाथों को सैनिटाइज करें ताकि किसी भी तरीके का क्रॉस इन्फेक्शन आपको या आपके मरीज को ना लगे। मरीज से बात करने के लिए उससे ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पूछें जिनका जवाब वो हाँ या ना में सिर हिलाकर दे सके, क्योंकि जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे होते हैं वो मुंह से बोलकर अपनी बात को व्यक्त नहीं कर सकते और काफी सारे मरीज पूरी चेतना में नहीं होते हैं क्योंकि इलाज के क्रम में उनको कुछ ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिनसे उन्हें नींद आ सके या हल्की बेहोशी हो सके। इसके अलावा आईसीयू एक बहुत ही सेंसिटिव जोन होता है और वहाँ काफी सारे मरीज सीरियस होते हैं, तो वहां पर बात करते समय और रुकते समय हमेशा एक आपका बिहेवियर बहुत ही गरिमापूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा मरीज से के उपचार से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें या ट्रीटमेंट से जुड़े हुए हुए ऑपरेशंस और प्रोसीजर के बारे में आप हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, उनसे सलाह कर सकते हैं और जो भी प्रोसीजर होता है वो मरीज के अटेंडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेकर और इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बाद ही होता है। तो इन सभी प्रोसीजर्स से जुड़े हुए कोई भी अगर आपके मन में कंफ्यूजन हो तो उनको आपको अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करके उस कंफ्यूजन को मिटाना चाहिए। दूसरा लास्ट जो क्वेश्चन ये होता है कि मरीज कैसे आईसीयू से डिस्चार्ज होगा। जब मरीज खतरे से बाहर हो जाता है तब मरीज को आईसीयू से डिस्चार्ज किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर मरीज डायरेक्टली आईसीयू से डिस्चार्ज नहीं किए जाते हैं। ज्यादातर पेशेंट्स को एक स्टेप डाउन यूनिट में रखा जाता है या उन्हें वार्ड भेज दिया जाता है और फिर जब वो घर जाने के काबिल हो जाते हैं तो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये थी आईसीयू से जुड़ी और उसके ट्रीटमेंट से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें एंड आई होप इस सेशन को सुनने के बाद आपके मन में कुछ जो भी कंफ्यूजन है इंटेंसिव केयर यूनिट को लेकर वो कुछ कम हुई होगी। और इसी के साथ इस सेशन को हम यही खत्म करते हैं और सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।